Hello guys, welcome back to JK Exam Cracker. I am Shivam Mahajan, your faculty for General Studies. आप जानते ही हैं JKPSI जो सबसे बड़ा हमारा अभी तंग कर रहा है हमें, उसका एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो हमने आपको MCQ सीरीज शुरू करवाई है। अभी पहले कुछ देर पहले हमारी हिस्ट्री की ख़त्म हुई थी, तो हमारी जो इंडियन पॉलिटी है उसकी MCQ सीरीज अब शुरू की है, टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन। पहली हमारी आपको पता ही है, हमारा जो सोर्सेज थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उस पर हमने क्वेश्चंस किए थे। तो दूसरी आज की जो सीरीज है हमारी प्रीएम्बल, और जो हमारा बीच में अगर सोर्सेज के क्वेश्चन कुछ छूट गए हुए थे ना इंपॉर्टेंट, वो मैं फिर से लेके आया हूँ। 5 या 7 क्वेश्चन होंगे, बट मेजर इससे आज की आपकी वीडियो से आपका प्रीएम्बल के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम होगी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो भी एडिशनल उसमें आपको पता चलना होगा वो इसमें सीरीज में पता चल जाएगा। तो यही है, फिर से कहता हूँ, घबराइए नहीं, पढ़ते रहिए। बस ये है कि आप ये हमारी सीरीज जो है एक बार आप अपने आप को चेक करने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए वो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका आधा पौना घंटा ही लगेगा, बट ये है इतनी गारंटी दी जाएगी आपको कि ये आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर होगी। अगर आपको नई एडिशन नहीं पता चलेंगी, इसमें आपको लगेगा कि मुझे ये आता है, बट आपका ये तो चेक हो जाएगा ना कि मुझे इतना आता भी था, नहीं आता था, ठीक है। दोनों तरफ से आपका फायदा होगा। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं, प्रीएम्बल एंड द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल के बारे में आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। कोई भी अगर बुक होती है, अगर एनसीईआरटी की अगर हम बात लें तो उसके स्टार्टिंग में एक उसका नेचर बताया जाता है बुक का। अब आजकल जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स है वहाँ पे भी प्रीएम्बल जो हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में है ओरिजिनल पार्ट वहाँ पे भी पब्लिश होता है। तो उसके बाद की अगर हम बात करें, जो हमारा पहला पेज होगा वहाँ पे पूरा नेचर दिया जाता है बुक के बारे में कि इसमें क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं मैक्सिमम। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, हर कोई उसको इग्नोर कर देता है। तो हमारा क्या होता है, जो भी टॉपिक होता है हम उसके ऊपर तरफ सबसे पहले जाते हैं। बट अगर हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से देखा जाए, प्रीएम्बल बड़ा ही ज़रूरी है। ये हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले बड़ी ही बहसबाजी होती थी, कोई कहता था कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई कहता था ये है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को अपनी ही जजमेंट को 3 बार चेंज करना पड़ा, 1960, 1973 और 1995 में, ठीक है। तो फिर इससे ये पता चल जाता है कि प्रीएम्बल जो है हमारा सोर्स है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसको हमारे लॉ मेकर्स ने खुद बनाया हुआ है। तो चलिए प्रीएम्बल आपको बताते हैं होता क्या है ये। प्रीएम्बल के बारे में एक चीज याद रखना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर पूरी तरह से बताता है कि क्या क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सर्व करता है। जैसे इक्वालिटी पूरी तरह से सर्व करता है, सेक्युलरिज्म हमें पूरी तरह से सर्व करता है, तो ये हमें पता चल जाएगा इससे। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हर वर्ड का अपना मतलब है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब यह है कि हम भारतीयों ने ही, जो उस समय लोग थे जिन्होंने लोगों को चुना था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को जिन्होंने चुना था, उनको ही जिम्मा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो जो मेकर्स थे उन्होंने लास्ट में लिख दिया कि ये लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, अपने आप को गिफ्ट दिया है इन्होंने। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, फिर आगे वर्ड्स, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा देश या हमारे देश के लोग हमारे देश को पूरी तरह से अपने आप को गारंटी देते हैं कि हम लोग ऐसे हैं, सोवरेन भी हैं, पूरे सोशलिस्ट भी हैं, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक भी हैं, और अपने सिटीजन्स को हर चीज की एश्योरिटी देते हैं। जैसे जस्टिस, हर तरह की जस्टिस मिलेगी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। फिर लिबर्टी, आपके पास पूरी तरह से लिबर्टी है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, या आप किसी की भी पूजा कर सकते हो, आपको पूरी तरह से सिक्योरिटी दी जाएगी इसके लिए। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इंश्योर करता है हमें, ठीक है। इक्वालिटी, हर किसी के साथ एक तरह का व्यवहार होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो स्टेटस हो, अपॉर्चुनिटी हो, किसी भी तरह से उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। फिर फ्रेटर्निटी, जिसमें लोगों की डिग्निटी पूरी तरह से एश्योर की जाएगी, ठीक है। और यूनिटी वगैरह, इंटीग्रिटी हमें नेशन में बनाई रखने का हमें पूरी तरह से गारंटी दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। फिर उसके बाद देखना नीचे, इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th of November 1949, इससे हमें एक चीज पता चलती है कि 26 जनवरी 1950 जो है वो हमारा रिपब्लिक डे है। तो 26 नवंबर 1949 जो है हमारा क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे।
जो हमारे लॉ मेकर्स हैं ना, जब इन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लिया था और 11 सेशंस जो पूरे कवर किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, अराउंड उस समय 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा गया था, तभी हम कहते हैं, प्राउडली कहते हैं कि हमने बोरो किया है। अगर ये चीज़ हम नहीं मानते तो हम तो कहते हैं कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो जब बोरो करना था, डिफरेंट सोर्सेज को लिया गया, बट हमारी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से उसको डाला गया। तो उसको जब टाइम लगा, पूरा वो तैयार बन के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। तो क्या होता है, 26 नवंबर 1949 को जब ये बनके तैयार हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको 2 महीने के लिए टाल देते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, ये तो सबको पता ही है। तो जिसकी वजह से हमने उस दिन इसको नहीं मनाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उस दिन हमने 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक अपने आप को पूरी तरह से करार कर दिया। बट खुशी तो होती है यार, किसी को इतना बड़ा हमने काम किया था। तो उस दिन क्या होता है, कुछ आर्टिकल जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 367, 368 आर्टिकल्स कुछ जो है वो उसी दिन लागू हो जाते हैं 26 नवंबर को ही। बाकी जो आर्टिकल्स रह जाते हैं वो फुल फ्लैश तरीके से हमारे 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाते हैं। अब ये फर्क आता है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों कहा जाता है और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों कहा जाता है, दोनों में फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन डे तो हमें पता चल गया ना, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाता है। बट 26 जनवरी 1950 को हमने रिपब्लिक डे ही क्यों कहा, क्यों हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं माना? क्योंकि जब 1947 में हमें आज़ाद करना था ना अंग्रेज़ों ने, उससे पहले एक एक्ट लाया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये चीज़ें नोट करते जाना, बड़े ही ज़रूरी वर्ड्स हैं ये। क्या होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में 1947 के उन्होंने हमें कहा, मार्च में लाया गया था, तो उन्होंने हमें गारंटी दी थी कि हम अगस्त को तो आज़ाद हो जाएंगे। उससे पहले 1946 में हमें कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिम्मा दिया गया था। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपका नहीं बना तब भी हम आपको आज़ादी दे रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाएगा। बट जब तक आपका दोनों नेशंस का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार नहीं ना हो जाता है, तब तक क्या होगे, आप हमारे डोमिनियन के अंडर होगे, चाहे हम यहाँ से चले जाएंगे बट अभी इनडायरेक्टली जो सरकार हमारी रहेगी। जो भी आपका काम होगा, किसी भी तरह का आपका काम होगा, हमारी जो ब्रिटिश सरकार है वो देखेगी। तो जब फिर क्या होता है, 1949 को तैयार हो जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो 26 जनवरी को तो हम इंडिपेंडेंस डे मना नहीं सकते थे, दो इंडिपेंडेंस नहीं ना हो सकती। तो उस दिन को स्पेशल बनाने के लिए हमने उस दिन डिक्लेयर कर दिया कि आपकी जो मोनार्की है हमारे ऊपर, जो वहाँ पे क्वीन की प्रोक्लेमेशन अभी भी इंडिया के ऊपर थी, तो हमने उस दिन पूरी तरह से नकार दिया। हमने कहा कि अब से हम जो है रिपब्लिक हैं, हम अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे, कोई मोनार्की हमारे ऊपर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये मतलब है हमारा 26 नवंबर 1949 का। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इसी दिन क्या करते हैं हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीएम्बल के कुछ फीचर्स बॉरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अभी तक जब ये हमारा पार्ट है ना, कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है तो उसको अमेंड किया जा सकता है, तो प्रीएम्बल भी नहीं रहा उससे। तो जिसको हमने एक ही बार अमेंड किया हुआ 1976 में, 1976 की 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमने क्या किया था, इसको एक ही बार अमेंड किया हुआ है और उसमें हमने कुछ वर्ड्स डाले थे। वो वर्ड्स हम जो है आगे करेंगे, क्वेश्चंस उसके ऊपर हैं तो आपको वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ड्स हैं जो अभी तक एक ही बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके बताया गया हुआ है। 3 चीज़ें लाई गई थी। ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा वो, क्योंकि आगे हमारे क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे, तभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ वो। चलिए आगे चलते हैं, अब एमसीक्यू शुरू करते हैं। प्रीएम्बल के ऊपर पहला क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबलाइजेस ए सेक्युलर स्टेट, इट मीन्स, पहला ऑप्शन होगा द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजियंस इक्वली। ठीक है, अब एक चीज आपको बता देता हूं, पहले से ही हमारा हो जाता है, जो सेक्युलर वर्ड है ना, सेक्युलर वर्ड हमने 42nd अमेंडमेंट में लाया था। ये 3 वर्ड्स में से एक पहला वर्ड आता है, सेक्युलर वर्ड हमने 42nd अमेंडमेंट में लाया था, ये आप नोट कर लीजिए। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेक्युलर स्टेट का नेचर कैसे बताता है, ये हमारा क्या इधर बताया हुआ है कि स्टेट जो है, स्टेट का मतलब हुआ गवर्नमेंट, ये हर रिलीजियंस को इक्वली ट्रीट करती है। ठीक है,
तो दूसरा, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप अलाउड टू ऑल द पीपल। क्या हमारे यहाँ पे कुछ बंदिशें हैं क्या किसी रिलीजन के ऊपर? अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें या मेजॉरिटीज़ की बात करें तो क्या उनके ऊपर कोई बंदिशें लाई गई हैं? नहीं ना है। वो अपनी मर्जी से किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में जाके पूजा कर सकते हैं, किसी भी गुरुद्वारे में जाके हम पूजा कर सकते हैं। ये हमें पूरी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने या गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये कुछ हद तक ठीक है, बट ये थोड़ा सा गलत है। इन्होंने कहा हुआ विदाउट एक्सेप्शन, तो ऐसा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कुछ हद तक गलत है। तो फोर्थ क्या होगा? द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही है। जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब्स के जब एग्जाम्स के लिए वो निकलती हैं, पोस्ट निकलती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट कोई भी भेदभाव नहीं करती है। चाहे वहाँ पे एक कैटेगरी रखी गई हुई है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए, ना कि उनको दबाने के लिए, तो उनके अलावा हर कोई वहाँ पे ओपनली एग्ज़ाम को भर सकता है। सिख भर सकते हैं, मुस्लिम्स भर सकते हैं, हिंदू भर सकते हैं। तो ये हमारा गवर्नमेंट कभी भी हमें इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 भी जो है बिल्कुल सही होगा। तो क्या इसका आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो सेक्युलर का एक चीज और याद रखना, सेक्युलर नेचर जो है हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारी जो गवर्नमेंट होगी उसका कोई अपना रिलीजन नहीं है। स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट हैज नो रिलीजन बट इज नॉट एंटी रिलीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलर वर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका कोई भी रिलीजन नहीं होगा। उनके लिए जो हमारी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन, वही हमारा रिलीजन है। बट वो हमारे लिए एंटी रिलीजन नहीं हो सकते, वो किसी भी रिलीजन को गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो सेक्युलर वर्ड का यही मीनिंग हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। 30 क्वेश्चन की सीरीज होगी। Which of the following statements regarding the preamble is correct? It is not enforceable in a court of law. The Supreme Court has recently ruled that it is not a part of the Constitution. It has been amended twice. ये तो गलत होगा। इन्होंने पूछा हुआ यहाँ पे क्या गलत है? Amended twice, ये गलत है बिल्कुल। तो इसका क्या ऑप्शन आंसर होगा? करेक्ट पूछा हुआ है इन्होंने, सॉरी, ये तो गलत है। हमारा जो प्रीएम्बल है एक ही बार अमेंड किया गया हुआ। तो ये दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली रूल्ड दैट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं हो सकता। जब 1960 की बात करें उस समय इन्होंने कहा था, जो बीरूबरी केस था उस समय इन्होंने कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पता ही है, इट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो वो अपने कोई भी जजमेंट को कभी भी चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने केशव नंदा भारती और LIC ऑफ इंडिया केस में बोला था कि ये पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये भी गलत होगा। तो इन्होंने ट्रू जो बोला हुआ है, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये बिल्कुल सही है। आप कोर्ट के थ्रू प्रीएम्बल को एनफोर्स नहीं करा सकते। इसका मतलब ये इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब ये हुआ कि जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स जब आपसे छीने जाते हैं तो आप क्या करते हो, कोर्ट में जाते हो ना। बट जब आपसे प्रीएम्बल का कोई अधिकार आपसे छीना जाएगा तब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो कोर्ट के थ्रू ये इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रीएम्बल। ठीक है, इट इज नॉट जस्टिफाइएबल इन नेचर। चलो आगे, क्या आंसर क्या होगा इसका? इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये तो गलत है। बाकियों का तो पता नहीं, बट ये तो गलत ही आएगा, क्योंकि अगर ये अमेंड नहीं किया जाता तो एक बार कैसे अमेंड होता 1976 में। तो ये भी बिल्कुल सही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, इट इज नॉट जस्टिफाइएबल इन नेचर, मतलब आप इसके लिए कोर्ट्स में नहीं जा सकते हो। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो हमारा प्रीएम्बल है ना, चाहे हमने इसको वहां से लिया हुआ है, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, बट इसको जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करवाए थे ना,
जो भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में चीजें थी जो हमारे डीपीएसपी का भी बेस बने थे, वो सब हमारे इसमें नेचर को भी दर्शाता है, प्रियम्बल को भी दर्शाता है, ये भी इसका सही आएगा। इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4। ठीक है, चलें अब आगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में याद रख लेना, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको मूव करवाया था। अगर बात करें 3 डेट्स हैं, 9 दिसंबर 1946 जिस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, 11 दिसंबर को इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। फिर 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में, या मेरी तरफ से भी अगर मैं कहूँ, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि आपने इन चीज़ों के अंदर रह के ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अगर ऐसा कोई रूल बुक नहीं बनाई जाती तो कैसे काम होता? तो 12 मार्च 1947 को, ये भी लिख लीजिएगा आप, 12 मार्च 1947 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है पूरी तरह से, जो मेंबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। 13 दिसंबर को लाए जाते हैं और 12 मार्च 1947 को क्या हो जाते हैं, ये अप्रूव हो जाते हैं। चलिए अब आगे। Which part of the constitution reflects the minds and ideas of the framers? इसका आंसर प्रियम्बल ही होगा। प्रियम्बल जो है पूरी तरह से नेचर दर्शाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, या कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो, यहाँ जो हमारे लॉ मेकर्स थे या जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो प्रियम्बल ही पूरा उसका नेचर दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे। The preamble of the Indian Constitution adopted on 26 November 1949 did not include the terms। देखा, जो मैंने आपको नहीं पहले बताया था, तो इसमें क्या आंसर आएगा? कौन कौन सी चीजें, जो हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल था उसमें 3 चीजें नहीं थी, बट नेचर हमारा तब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा ही था। बट हो सकता है कुछ ऐसे पंगे पड़े हों जिसकी वजह से, या लोगों ने इसका मिसयूज किया होगा, जिसकी वजह से 1976 में हमारी 42nd अमेंडमेंट की वजह से इसको लाया गया। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड होंगे वो? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। रिपब्लिक जो है हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में था, तो इसका 1, 2 एंड 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इसका। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 46 अमेंडमेंट में लाया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और नेशनल इमरजेंसी भी लगी हुई थी उस समय। ठीक है, चलें अब आगे। सिक्स क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इनमें से कौन से आइडियाज जो है हमारे प्रियम्बल में नहीं थे? जो पीछे हमने किया उसी का इन्होंने मॉडिफाइड फॉर्म में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन तीनों वर्ड्स में से उस समय क्या नहीं था यहां पे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। सोशलिस्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। Which Amendment Act introduced changes in the preamble to the Indian Constitution? 42nd Amendment Act of 1976। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो 1976 की 42nd अमेंडमेंट के तहत एक चीज और याद कर लेना, वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज भी लाई गई थी, जो हमारा ओरिजिनल पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारा जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, वहां पे पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है, वो ओरिजिनली नहीं थे, तो इनको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू वो भी लाए गए थे। ये हो गया। The preamble of our constitution reads India as a, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। ठीक है, ये बाकी कुछ नहीं आएगा, क्रोनोलॉजिकली वाइज आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और सोवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
अगर वहां पे प्रियम्बल में 3-4 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंटली पूछे ही जाएंगे ना। सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि इसमें अमेंडमेंट कब की गई थी, और यहाँ तो इसका सोर्स पूछा जा सकता है, वो आपको पता है यूएसए से किया गया। और फिर यहाँ अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से वर्ड्स लाए गए थे वो भी आपको पता चल गए। तो उसके अलावा जो सबसे जरूरी आ जाता ना कि इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, सोवर्निटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये पूरी तरह से आपने क्रोनोलॉजिकली वाइज ही जो है याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा 8th का। कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरेनियन, सेक्युलर। करेक्ट ऑर्डर बताइए इसका भी, इसका क्या आंसर होगा। इसमें भी क्रोनोलॉजिकली वाइज आपको बताना पड़ेगा, तो क्या आंसर होगा इसका 9th का, बताइए। सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। 3142 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। पहले ये आएगा, ये आएगा, फिर 3142, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। Which of the following correctly explains the meaning of socialist in the preamble? इसका क्या मीनिंग होगा सोशलिज्म का जो हमारे प्रियम्बल में है, इसका क्या मीनिंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये नहीं होगा ऐसा। और वहां पे एक चीज और याद रखना, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर भी एक साथ मिलके काम करे ना, उसको भी सोशलिज्म कहा जाता है। तो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इसका सही आंसर होगा। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जब एक मिक्स इकोनॉमी बनाते हैं उसको भी सोशलिज्म कहा जाता है। Which one of the following judgments of the Supreme Court of India, the Keshav Nanda Bharati versus State of India case is considered a landmark? इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन का क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बताइए। देखिए जो इसमें 3 आते हैं ना, एक आता है हमारा बीरूबरी केस, दूसरा आता है हमारा केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, फिर थर्ड आता है LIC ऑफ इंडिया के केस। जो हमारा पहला था बीरूबरी केस, उसमें 1960 में जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ही कह दिया था प्रियम्बल हमारा पार्ट नहीं है। फिर केशव नंदा भारती में इन्होंने कहा था कि ये हमारा पार्ट है, बट इन्होंने एक चीज कही थी कि ये इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें प्रियम्बल भी होता है, वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, इन्होंने ये कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो LIC ऑफ इंडिया केस जो था उसमें इन्होंने पूरी तरह से कह दिया था कि ये जो है हमारा इंटेग्रल पार्ट है। इंटेग्रल पार्ट इसलिए क्योंकि ये हमारे लॉ मेकर्स ने खुद बनाया हुआ है। अगर उन्होंने नहीं बनाया होता और किसी ने अगर इसको डाला होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती। तो इन्होंने वहां पे 1995 में कहा था इंटेग्रल पार्ट पूरी तरह से है। तो ये तीनों का अलग अलग मतलब है, तो ये आपको नोट कर लेना। वहां पे पहले में इन्होंने नकार दिया था पूरी तरह से ये पार्ट नहीं है, दूसरे में कहा था ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक तो ये हमारा मदद करता है नेचर बताने के लिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा नेचर है, और तीसरा इन्होंने ये कहा था कि इससे आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी पता चलता है और उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब आगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया? ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट? ऐसे तो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और दूसरा वहां पे जो हमारे फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 टू लेकर 28 तक, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 भी हमारा पूरी तरह से नेचर बताते हैं सेक्युलरिज्म का। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में वहां पे आपको बताया हुआ है, बट सही जिसको देख के ही पता चल जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या पूरा देश ही हमारा सेक्युलर है, तो वो हमारा प्रियम्बल ही बताएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये भी वहां पे नोट कर लेना, जो प्रियम्बल को दर्शाते हैं या सेक्युलर वर्ड को दर्शाते हैं वो आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। The preamble enshrines certain ideas that were first spelled out in
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाए थे, वहां से ही हमारे इसका सारा ऑब्जेक्टिव निकल जाता है, या पूरा जितना भी बेस जो है हमारा प्रियम्बल का वहीं से निकलता है। 13 दिसंबर 1946, ये डेट याद कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल, इसका बताइए क्या आंसर होगा 15th का। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड, पूरा सही है यहां पे, बिल्कुल सही यहां पे बताया हुआ है 26 नवंबर 1949, ये तो बिल्कुल सही बताया हुआ है इन्होंने। उसके बाद आइडियाज दैट वर अचीव्ड, सिक्योर ऑल ही सिटीजन, जस्टिस इक्वालिटी वगैरह, वो जो है सब हमारे आइडियाज हैं, हमने इसको अचीव करना है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी आएगा यहां पे। सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर भी हमारा गवर्नमेंट का पता चल जाता है, क्या है वो, सेक्युलर। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। 1, 2, 3 एंड 4 सब कुछ हमारा प्रियम्बल ही बता देता है हमें। In which of the following cases Supreme Court initially had held that preamble is not a part of the Constitution? बीरूबरी केस, ठीक है, 1960 में लाया गया था ये। इसमें इन्होंने पूरी तरह से कह दिया था कि हमारा ये जो प्रियम्बल है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। Which one of the following liberty is not embodied in the preamble to the Constitution of India? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, ये सब कुछ है, बट वहां पे एक चीज नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी, मतलब कि आपको पैसा सरकार देगी, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो उसके अलावा लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, साथ में फोर्थ जो है फेथ भी आएगा। अगर यहाँ पे फेथ भी लिखा होता फोर्थ में, तो वहां पे क्या आ जाना था, ऑल ऑफ द अबव। तो 4 से ज्यादा ऊपर ऑप्शन नहीं जाते हैं, तो इन्होंने नॉट का बोला था ना। तो इकोनॉमिक लिबर्टी हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी नहीं देता है। Which of the following is correct? Social equality is not guaranteed in our constitution. चलिए आगे देखते हैं, पहले आंसर देखते हैं इसका। Social equality already existed in our country. बताइए, social equality is guaranteed in our constitution. And to guarantee is all citizens equality. ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारी तरह की होगी वहां पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। Which one of the following words were not included in the preamble of the Constitution in 1949 होगा। 1947 आ गए यहाँ पे, 1949 आएगा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा 19th का, इंटीग्रिटी। ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर होगा इसका, इंटीग्रिटी, ठीक है। In which of these cases Supreme Court had held that the concept of secularism is that state will have no religion? अब एक चीज इसमें आपको एक्सेप्शन आ गई है, ये याद रखना। जो 3 केसेस है ना, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के बारे में बताया था। तो अब ये जो 20th क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि कब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म का मतलब बताया था कि स्टेट जो होगी उसका कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 1984 का जो हमारा मिनर्वा मिल्स केस था ना, कहीं पे वहां पे आंसर आता है सज्जन सिंह केस, कहीं कहीं पे हमें सज्जन सिंह केस दिया हुआ, बट इसका सही आंसर जो होगा मिनर्वा मिल्स केस ही होगा 1984 का। इस केस में हमें यह पता चल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, आपने जो सेक्युलर का हमारी सरकार का क्या मतलब होगा कि वहां पे स्टेट की कोई भी अपना रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। चलिए अब आगे, सोशलिज्म रेफर्स टू स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, नहीं होगा ऐसा। मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है पूरी तरह से आंसर होगा। मिक्स इकोनॉमी होगी,
पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलके काम करेंगे, बट किसके अंडर रहेंगे? स्टेट के अंडर या गवर्नमेंट के अंडर पूरी तरह से इकोनॉमी रहेगी, वही पॉलिसीज जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नई तरह की मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं, चाहे वो आप सेंटर की स्टेट बोलो या हमारी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो बोल सकते हो आप। The preamble is useful in constitutional interpretation because, क्या आंसर होगा? Uses values loaded words, नहीं, चाहे वर्ड्स बड़े भारी हैं बट ये नहीं आंसर होगा। इसे सोर्स ऑफ पावर एंड लिमिटेशन नहीं है, वहां पे लिमिटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, बट वहां पे ये चीज जरूर बताई है कि हम लोगों ने ही इसको बनाया हुआ है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब बताइए ऑप्शन नंबर बी या डी में से क्या आंसर होगा? बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रियल ऑब्जेक्टिव एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ये फिलॉसफी नहीं हो सकती है, ये पूरी तरह से गारंटीड है हमें, ये फिलॉसफी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये चीजें बता रहा है हमें, तो ये हमें पूरा जो है ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से सही आंसर होगा। ये हमें पूरी तरह से बेसिक फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बता रहा है, जैसे हमें इक्वालिटी पूरी तरह से बता रहा है, सेक्युलरिज्म बता रहा है, डिग्निटी हमें पूरी तरह से अश्योर की जा रही है, तो ये हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी कहीं कहीं पे लोग लिख के आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका नहीं आंसर हो सकता। चलिए आगे। In which of the following cases Supreme Court urged that the preamble cannot be amended as it is not a part of the Constitution? 23rd का क्या आंसर होगा? बोलिए 23rd क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इसका भी ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा, बीरूबरी केस ही आएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं होगा, सज्जन सिंह केस नहीं होगा, केशव नंदा भारती केस नहीं होगा, मिनर्वा मिल केस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आएगा, बीरूबरी या बीरूबनी नहीं है यहाँ पे, बीरूबरी होगा, बीरूबरी यूनियन केस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे। Among the following ideas and philosophy, identify those enshrined in the preamble to the Constitution of India। 24th का बताइए क्या आंसर है? सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बिल्कुल ठीक है। सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, इसका जो है 2 भी आएगा। कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड ये नहीं होगा, तो क्या आंसर आएगा इसका 24 का? ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर होगा इसका, 1 और 2, ठीक है। चलिए आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु सेड प्रीएम्बल इज द की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर आएगा अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन नंबर ए। अर्नेस्ट बार्कर जो है इन्होंने कहा था कि प्रीएम्बल हमारा की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये चीज आपको पता चल गई, तो इधर से एक और चीज आपको बता देता हूं। एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था कि ये जो है हमारा आईडी कार्ड है, प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है, तो उनका नाम होगा N.A. पाखली वाला। N.A. पाखली वाला क्या है हमारे, इन्होंने कहा था आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन्होंने कहा था। तो दूसरे इन्होंने कहा था अर्नेस्ट बार्कर ने कि ये जो है हमारा की नोट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, चलो ये तो कवर हो गया आपका, बट अगर वहां पे अगर ये पूछा जाए किस बंदे ने पूछा था कि ये बताया था कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, आईडी कार्ड है, तो वहां पे आंसर आएगा हमारे N.A. पाखली वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो इसका यही आंसर होगा, तो वहां पे ऑप्शन नंबर ए आंसर है। चलिए अब आपके जो है प्रीएम्बल के क्वेश्चंस खत्म हो गए। प्रीएम्बल की कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आनी भी होगी, अब ये सीरीज आप 1-2 बारी फिर से देख लेना, नहीं आएगी आपको। इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं क्वेश्चन पूछा जाता,
या पूछा भी नहीं जाएगा। अगर प्रियम्बल में क्वेश्चन को पूछा गया तो इन्हीं में से आएगा, जेकेपीएसआई के एग्जाम में इन्हीं में से आएगा। तो आगे देखते हैं अब, यूनियन एंड स्टेट्स के ऊपर है ये, या हमारे सोर्सेज के ऊपर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर इज अडॉप्टेड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। पहला ऑप्शन ही इसका गलत है, तो हमने एक ही बताना था। ये कहां से लिया हुआ है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कनाडा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वही गलत है पूरी तरह से। बाकी उसके बारे में बाकी तीन जो चीजें हैं बिल्कुल सही है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जो होती है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें इन्होंने एडवाइस देनी है प्रेसिडेंट को। ये चीज याद रखना, पूरे देश में हमारे प्रेसिडेंट ही एक ऐसे है पावरफुल पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। और वो एडवाइस जब सुप्रीम कोर्ट देती है ना, तो वो उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि इन्होंने माननी ही माननी है। तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इनकी हमने कहां से ली है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल ड्यूटीज आर अडॉप्टेड फ्रॉम द सोवियत यूनियन, ठीक है। फिर लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपने सोर्सेज वहां पे किए हुए हैं पहले से, तो ये चीजें भी वहां पे ऐड कर लेना, तीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही गलत है। वहां पे हर किसी को पता होगा कि जो फेडरेशन है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कनाडा से लिया हुआ है। चलिए अब आगे। Which of the following statements are correct? The temporary president of the Constituent Assembly was Sachinda Nath Sinha या SN सिन्हा। बिल्कुल सही है। और ये कब हुए थे? 9 दिसंबर 1946, जब इनकी फर्स्ट मीटिंग हो जाती है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं ना, इनकी जब फर्स्ट मीटिंग होती है तो वहां पे क्या होता है, जब ये हमारे जो सचिंद्र नाथ सिन्हा थे, इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो जो दूसरा ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है जो 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी, उस समय हमारी जो मुस्लिम लीग थी, इन्होंने अपने आप को बॉयकॉट कर लिया था। क्यों बॉयकॉट किया था? जब प्रोविंशियल पार्लियामेंट के यहाँ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे ना, वहाँ पे मुस्लिम लीग को खाली 75 सीट्स मिली थी और हमारी आईएनसी को 292 सीट्स मिली थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को पहली मीटिंग में पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। बी.एन. राव वॉज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली, बिल्कुल ठीक है ये भी। फिर उसके बाद जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब मूव किए थे ये? 13 दिसंबर 1946। तीन डेट्स तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी ना। पहली आती है 9, 11, 13, एक तरह के और सीरीज में चला गया। 9 में क्या होता है? पहली मीटिंग और टेम्पररी चेयरमैन। दूसरी में होता है दूसरी मीटिंग और उसमें परमानेंट चेयरमैन या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। फिर उसमें 13 दिसंबर को क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को मूव किया जाता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से सारे जो ऑप्शंस है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलें अब आगे। और ये भी वहां पे लिख लेना, 292 सीट्स हमारी आईएनसी की थी, 75 सीट्स हमारी मुस्लिम लीग ने ली थी, और 15 सीटें जो अन्य कहा जाता है ना जिनको, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उन्होंने भी सीटें ली थी। एक एक रीजनल रीजन में एक एक सीटें हर किसी ने ली थी। तो टोटल मिला के 15 सीटें मिल जाती हैं वो, 292, 75 और 15। Which of the following features and their source is wrongly matched? जुडिशियल रिव्यू, फिर से पहला ऑप्शन गलत है। वहां पे तो जुडिशरी स्ट्रांग ही नहीं है। जो ब्रिटेन है ना, वहां से हमने चाहे बाय कैमरल लेजिस्लेचर लिया हुआ है, बट जो इंडिपेंडेंस है ना जुडिशरी की, वो हमने यूएसए से लिया हुआ है। तो जुडिशियल रिव्यू तो हो नहीं सकता वहां पे। इसका मतलब ये है ब्रिटेन में कि पार्लियामेंट ज्यादा स्ट्रांग है। एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उनका, तो वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर चलते हैं। जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो पूरी तरह से इनेक्ट हो जाते हैं वहां पे। और वहाँ की जो जुडिशरी है उनके पास लिमिटेड पावर्स हैं, जिसमें वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, उसके अलावा ट्रेड कॉमर्स वगैरह वो भी हमने वहां से लिया हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल ठीक है। सोर्सेज अगर आपको आते हैं तो ये आपका सही, आप बिल्कुल एक ही नजर में इसका आंसर बता सकते हो। चलिए अब आगे। Which of the following laws have been repealed by the Constitution of India? इसका क्या आंसर होगा?
1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हमने अबॉलिश कर लिया था, चाहे हमारा बेस था कॉन्स्टिट्यूशन का, बट हमने इसको अबॉलिश कर दिया था। वहाँ पे डायरकी वगैरह जो थी वो हमने पूरी तरह से अबॉलिश कर दी थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके तहत क्या हो जाता है, हमें वो मिल जाती है ना डोमिनियन स्टेटस, हम उनकी मोनार्की के अंडर थे, तो ये भी हम अबॉलिश कर देते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 का, ये भी हमने अबॉलिश कर दिया था। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेसी काउंसिल ऑफ जुरिडिक्शन एक्ट 1949, ये हमने अबॉलिश नहीं किया था उस समय जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो इसको हमने अडॉप्ट भी किया था अपने वहां पे। Which one of the following determines the Indian Constitution is federal? चलो फेडरेशन के बारे में आपको पहले मैं बताता हूँ। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसने जो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का कंसेप्ट लिया हुआ है कनाडा से, ठीक है। बट वहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हमारा इंडिया का नेचर फेडरल है। चाहे हम काम हमारा वर्किंग वैसी ही है, बट इंडिया का हमेशा वहाँ पे, हमने पिछली सीरीज में भी आपको बताया था मैंने कि वहाँ पे जो है यूनियन के बारे में इंडिया का बताया हुआ है। ये कैसे, चाहे हम काम करें फेडरेशन वाला, बट कनाडा की अगर बात करें या यूएसए की अगर हम बात करें, यूएसए की करते हैं, कनाडा को रहने दीजिए। अगर हम यूएसए की बात करें ना, तो उसके बारे में एक टर्म है, हमारे इंडिया की जो टर्म है वो आता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। तो वहाँ पे ये है डिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। वहाँ पे मतलब ये है कि स्टेट्स अपनी मर्जी से कोई भी मनमानी कर सकती हैं, उनसे एग्रीमेंट किया गया हुआ है। आपको यूएसए के अंडर रहने के लिए उनके साथ जो है एक एग्रीमेंट करवाया गया था हर स्टेट्स का। बट हमारे यहाँ पे कोई भी तरह का एग्रीमेंट हमने नहीं किया है कि उनकी शर्तें मनवा के अगर हमने इंडियन गवर्नमेंट के साथ या इंडियन देश के साथ हमें मिलाया हो कि स्टेट को, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्किम की बात करें, एसोसिएटेड स्टेट थी, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपने आप को हमें यहाँ पे डाला था। वो खुद चाहते थे कि हम इंडिया का पार्ट बने, तो हमने उनको कोई ऑफर नहीं भेजा था, वो खुद आए थे। तो कोई भी स्टेट की बात करें, इंडिया ने कोई एग्रीमेंट नहीं कराया, जिसकी वजह से भारत का देश कभी भी, हमारा जो भारत देश है, कभी भी अलग नहीं हो सकता। कोई भी स्टेट अलग नहीं कर सकती अपने आप को। बट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से उसको किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। जैसे आपको जम्मू कश्मीर का पता ही है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही थी लद्दाख की हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार से, तो उन्होंने क्या किया, दोनों को यूटीज बना दिया और उसको अपने अंडर कर लिया। तो जब इमरजेंसी लगती है ना 352 आर्टिकल के तहत, नेशनल इमरजेंसी जो है, उस समय हमारा फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है इंडिया का, और पूरा देश यूनिटरी वन बन जाता है। मतलब पूरे देश में एक ही सरकार चलती है सेंटर की। ये चीज़ याद रखना, आर्टिकल 352 में जब हमारा फेडरल नेचर जो काम कर रहा है ना, वो आर्टिकल 352 के तहत पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इंडिया उस समय यूनिटरी बन जाता है, फेडरल खत्म हो जाता है। तो ऐसे तो हमारा काजी फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये इसका फिर बताइए क्या आंसर होगा। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या बताता है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, बट फिर भी सेंटर हमेशा क्या होगी, पावरफुल रहेगी, ठीक है। तो गाइस आज की सीरीज हमारी खत्म होती है। बताइए क्या स्कोरिंग रही है आपकी। पहली चीज आपने ये बतानी है। दूसरी चीज बतानी है क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी आपके लिए या नहीं थी। दूसरी चीज़ ये भी आप जब बता दोगे, तो उसके बाद जो आपका सबसे ज़रूरी काम है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो बेनिफिशियल थी तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, जिनको उनको भी जो है बेनिफिट पहुंच पाए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट सीरीज़ में आपके साथ मिलते हैं। तो और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू।